कल हमने देखा था उत्तर बस्ती के बारे में, श्लोक नंबर 50, कि उत्तर बस्ती का जो पुष्प नेत्र होता है आइदर स्वर्ण का होना चाहिए, हेम, हेम इज सिनोनिम फॉर गोल्ड, या फिर रोप्य, रोप्य कहते हैं चांदी को, सिल्वर को, ठीक है। और नेत्र कैसा होना चाहिए इसका, जाति के वृंत के समान या फिर अश्वहन के वृंत के समान, जाति अश्वहन वृंतेन सम गोपुच्छ संस्थितम। तो जो उत्तर बस्ती में स्नेह है उसकी डोज कितनी बताई है, आचार्य चरक ने बोला है यथा वय विशेषण स्नेह मात्रा विकल्पित, एज पर द एज स्नेह मात्रा फिक्स नहीं बता रहे हो, अपने युक्ति के अनुसार वय विशेष के अनुसार चेंज हो सकती है। और वो बता कितने रहे हैं, आधा पल। और आचार्य सुश्रुत, शांगधर और भावप्रकाश इन्होंने स्नेह की मात्रा बताई है एक पल। उत्तर बस्ती का जो नेत्र है इसका प्रमाण बोला है 12 अंगुल का, 2 इसमें कर्ण होनी चाहिए, द्विकर्णिकाएं, और इसका छिद्र सर्षप के छिद्र के समान होना चाहिए। और स्त्रियों में जो उत्तर बस्ती बोला उसका छिद्र कितना बोला, उसका छिद्र बोला इन्होंने मुद के छिद्र प्रमाण का, ठीक है, जितना मूंग की दाल का छिद्र रहता है मुद के छिद्र प्रमाण कितना छिद्र होना चाहिए इसका। और जो उत्तर बस्ती का नेत्र बताया गया स्त्रियों के लिए उसका प्रमाण कितना बोला, सिर्फ और सिर्फ 10 अंगुल प्रमाण, इसका प्रमाण बोला सिर्फ 10 अंगुल। कोई भी चारे आए सभी ने 10 अंगुल प्रमाण ही बोला। और जो पुरुषों में उत्तर बस्ती का नेत्र का प्रमाण आचार्य चरक और वाग्भट ने 12 अंगुल बोला, सिर्फ आचार्य सुश्रुत ने इसमें 14 अंगुल बोला। नेक्स्ट देखिए नंबर 53, तनातस्य भुक्त भक्तस्य रसेन पैसावपि सृष्टविन्मूत्र वेगस्य पीठे जानू समय मृदो। अब देनी कैसे है ये उत्तर बस्ती, वो कह रहे हैं स्नान करने के बाद मांस या दूध के साथ भोजन कर चुका हो, पेशेंट नहा चुका हो, खाने में उसने मांस रस या फिर दूध का सेवन किया हो, मल मूत्र का त्याग किया हो, ठीक है ना, जानू समय मृदो, बाकी जितने उसकी जानू है, ठीक है। जानू किसको बोलते हैं, जानू कहा जाता है नी ज्वाइंट को, इसकी इतनी ऊंची चेयर पर बैठा हो जब उसको उत्तर बस्ती देनी है। नेक्स्ट देखिए पिपलियादिवर्ती नंबर 59 में, श्लोक नंबर 59, सॉरी श्लोक नंबर 58, 59, 60, पिपलियादिवर्ती, पिपली, लवण, अगार, धूम, अपमार्ग, सर्षप, ये सब आदि इंग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे पिपलियादिवर्ती में। तो इसके लिए क्या कह रहे हैं वो, अग्रे तू सर्षपकारा पश्चात अर्धे माश सन्मितम, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है इतना सा। अग्रे तू सर्षपकारा, आगे से सरसों के दाने की जितनी है, पश्चात अर्धे माश संमितम, और पीछे से कितनी है, ये माश की दाल कितनी मोटी है। ये जो पिपलियादिवर्ती है इसका साइज कैसे है, आगे से इसकी मोटाई सरसों के दाने की जितनी है और पीछे से मांस के जितनी। फिर कह रहे हैं नेत्र मूत्र नाड़ियां तू पायो च अंगुष्ठ संमितम, यदि इसको गुदा मार्ग में इंसर्ट करना है, ठीक है, यदि ये जो वर्ती है, ठीक है, इसको गुद में इंसर्ट करना है तो इसकी कितना मोटाई बता रहे हैं, अंगुष्ठ संमितम, अंगूठे के समान मोटी होनी चाहिए, ठीक है, अंगूठे के समान मोटी होनी चाहिए। कौन, ये पिपलियादिवर्ती। नेक्स्ट देखो इसके बाद उत्तर बस्ती देनी कब है, टाइमिंग क्या है उत्तर बस्ती की, स्त्रीणाम आर्तव कार्य तु प्रतिक्रम तदाचरित, स्त्रियों में उत्तर बस्ती के लिए क्या ठहर कह रहे हैं, आर्तव कार्य तु प्रतिक्रम तदाचरित, यहाँ पर आर्तव काल से मतलब ऋतु काल से है, आर्तव काल से यहाँ पर ऋतु काल समझना, क्यों, आर्तव काल के बाद जो ऋतु काल आता है उस समय क्या होता है, ऋतु काल में जो स्त्रियों का योनि मुख होता है, गर्भाशय होता है, उसका मुख खुला रहता है, इनका कहने का ये मतलब है। तो उत्तर बस्ती देने का समय भी यही रहता है, स्त्री नाम आर्तव काले तु प्रतिक्रम तदाचरित गर्भासना नाम मुखम स्नेहम तदादते हप आवृता, इस समय क्या होता है, जो गर्भाशय होता है, गर्भ होता है, वो स्नेह को ग्रहण करने की क्षमता रखता है। गर्भम योनि तथा शीघ्रम जीते ग्रहणाति मारुते, और इसी समय उत्तर बस्ती देने पर वायु भी जल्दी ही शमन होती है। नेक्स्ट देखो बस्ती जेशु विकारेशु योनि विभ्रंशेशु, और जितने भी रोग होते हैं वो जल्दी ठीक होते हैं, योनि भ्रंश आदि रोग, योनि शूल, ठीक है, नोट सो इंपोर्टेंट, समय देखना कि स्त्रियों में उत्तर बस्ती का काल क्या है, ऋतुकाल में देनी है,
नेक्स्ट वन देखिए नंबर 65 66। अब स्त्रियों में, ठीक है, प्रमाण कितना है नेत्र का। तो इसमें देखो क्या कह रहे हैं जा रहे हैं हमारे को, पुष्प नेत्रम प्रमाणम तू प्रमदानाम 10 अंगुलम। स्त्रियों के लिए पुष्प नेत्र का प्रमाण 10 अंगुल है। कल आपको बताया था कोई भी चारे आए, चाहे चारे सुश्रुत, चाहे भागवत, भाव प्रकाश, कोई भी है, सभी ने 10 अंगुल बताया। नेक्स्ट कह रहे हैं मूत्र स्रोत परिणाम मुद्ग स्रोत्र अनुवाहित। क्या कह रहे हैं, स्त्रियों के लिए जो पुष्प नेत्र है उसका प्रमाण 10 अंगुल होना चाहिए। मूत्र स्रोत परिणाम, जितना मूत्र व स्रोत का परिणाम है उतनी ही मोटाई होनी चाहिए उत्तर बस्ती के नेत्र की भी। और जो उत्तर बस्ती का छिद्र होगा नेत्र का, वो कितना होना चाहिए, बताया आपको कि मुदकवत होना चाहिए। पुरुषों में कितना होना चाहिए छिद्र, पुरुषों में छिद्र बोला सर्षप आकार होना चाहिए। नेक्स्ट कह रहे हैं अपत्य मार्ग नारी नाम विधेय चतुरंगुलम। यदि अपत्य मार्ग में बस्ती देनी है, अपत्य मार्ग से क्या मतलब है, अपत्य मार्ग से यहाँ पे मतलब है अगर योनि मार्ग में बस्ती प्रयोग करनी है, ठीक है ना। अपत्य मार्ग यानी ना विधेय चतुरंगुलम, तो सिर्फ और सिर्फ 4 अंगुल बस्ती ही देनी है। अपत्य मार्ग के नारी नाम, अपत्य मार्ग में देंगे तो सिर्फ और सिर्फ 4 अंगुल का ही प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट कह रहे हैं द्वय अंगुलम मूत्र मार्गे तू, और मूत्र मार्ग में बस्ती चाहे उन्होंने बताया 10 अंगुल का नेत्र होना चाहिए, और इंसर्ट कितना करना है नेत्र, प्रवेश करेंगे 2 अंगुल, ठीक है ना। नेत्र प्रवेश करना है 2 अंगुल। फिर क्या कह रहे हैं द्वय अंगुलम मूत्र मार्गे तू बालायाम त्वेत अंगुलम, और जो बच्चे हैं उनमें 1 अंगुल का ही प्रयोग करना है। अब इसके टीका में क्या कहते हैं, 1 अंगुल मतलब जितनी की आयु 10 साल से कम है, जो भी 10 साल से कम आयु के हैं उनमें 1 अंगुल तक ही प्रयोग करेंगे। फिर से समझना मेरी बात को, लिख लेना इसको ध्यान से। क्या कह रहे हैं जा रहे हमारे को कि जो स्त्रियों में पुष्प नेत्र है, ठीक है ना, उसकी लंबाई 12 अंगुल, ठीक है ना। स्त्रियों में पुष्प नेत्र की लंबाई 12 अंगुल, उसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए, जितना मूत्रवार की मोटाई हो उसके अनुसार होना चाहिए। उसका छिद्र कितना होना चाहिए, मुदक व, ठीक है, मुदक व छिद्र के समान होना चाहिए। अपत्य मार्ग में मतलब कि यदि योनि मार्ग में बस्ती प्रयोग करनी है तो उसके लिए चारे मार्ग को क्या बोल रहे हैं, अपत्य मार्ग में बस्ती प्रयोग करने के लिए जो नेत्र रहेगा उसका 4 अंगुल ही रहेगा प्रमाण, ठीक है, 4 अंगुल ही इंसर्ट करेंगे। फिर 2 अंगुलम मूत्र मार्ग में यदि बस्ती देनी है तो 2 अंगुल ही इंसर्ट करना है नेत्र को, और बच्चों में जिनकी आयु 10 साल से कम है उनमें 1 अंगुल का ही प्रयोग करेंगे। पुरुषों में कितने प्रयोग करना, इंसर्ट करना है हमने 6 अंगुल। पुरुषों में पुष्प नेत्र को 6 अंगुल ही इंसर्ट करेंगे। पुष्प नेत्र बोलते हैं जिसको मूत्र मार्ग में प्रयोग किया जाता है, उसको पुष्प नेत्र बोला जाता है, ठीक है। चाहे बस्ती नेत्र का प्रमाण आचार्य सुश्रुत ने 14 अंगुल बोला, आचार्य चरक ने 12 अंगुल बोला है, लेकिन इंसर्ट कितना करना है इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, वो 6 अंगुल ही बोला है, चरक ने भी आचार्य सुश्रुत ने भी। नेक्स्ट देखिए, अब उत्तर बस्ती कैसे है फीमेल्स को, ठीक है, तो उसके लिए कह रहे हैं उत्तान आया शयन आया, ठीक है, उत्तान शयन अवस्था में उत्तर बस्ती का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। कौन सी पोजीशन, उत्तान शयन अवस्था में। अब इसलिए एक और बात बोल रहे हैं चारे मारे को, यदि उत्तर बस्ती दे दी जाए तो वो बाहर ना आए, तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए पिपलियादी बत्ती का प्रयोग करेंगे। पिपलियादी बत्ती हमने ऑलरेडी पढ़ ली क्या होती है, ठीक है ना, कैसे कितनी होती है, आगे से सर्षप आकार की, पीछे से मूंग के मुदक के दाल के आकार की। तो क्या कह रही हैं, उत्तर बस्ती में से श्रेय ना निकले तो पिपलियादी बत्ती का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखिए, अब इसी अध्याय में नंबर 70 देखो, अतर शिरोविकारा नाम कश्चित वेद प्रवक्ष्यते, शिरो रोगों के बारे में क्या बता रही हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले शंखक रोग का वर्णन कर रहे हैं, शंखक के बारे में बता रहे हैं। रक्त पित्त अनिल दुष्टा शंख देशे विमूर्छिता, शंखक रोग में क्या होता है, शंख प्रदेश में रक्त पित्त और अनिल, रक्त पित्त और वायु इन तीनों की दृष्टि होती है। ये शिरो रोग ऑलरेडी सुश्रुत संहिता उत्तर तंत्र करते समय हम कर आए थे, है ना, तो अभी रिवाइज कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, रक्त पित्त और वायु की दृष्टि होती है किसमें, शंखक में। याद रखना, तीव्र रुक दाह रागम च शोभम कुर्वन्ति दारुणम, याद रखना इसके लक्षण। तीव्र रुक एक्सेसिव, इतना ज्यादा तीव्र पेन होता है, दाह बर्निंग सेंसेशन होता है, राग रेडनेस होती है सिर प्रदेश में,
शोभम कुर्वन्ति दारुणम, और तो बहुत बहुत शोभ होता है। वो देखने के लिए वो नहीं वो क्या कह रहे हैं, शोभम कुर्वन्ति दारुणम, तीव्र रुक दाहराग, बहुत ज्यादा इसमें क्या होता है शंकर रोग में, बहुत ज्यादा तीव्र रुक एक्सेसिव पेन होता है, और शोभम कुर्वन्ति दारुणम, लक्षण याद रखना सारे। उसका देखो क्या रहे हैं नेक्स्ट लाइन में, त्रिरात्रम जीवितम हंति शंखो नाम नामत, ये ऐसी व्याधि है कि त्रिरात्रम जीवितम हंति, अगर 3 रात्रि तक पेशेंट जीवित रह गया तो रह गया, ठीक है, 3 दिन के बाद अगर जीवित रह जाए तो बच जाता है, अदरवाइज इससे मृत्यु हो जाती है, ठीक है। उसका क्या कह रहे हैं, परम त्रेहात जीती च एत प्रत्याखे क्रियाम, ठीक है, और त्रिरात के बच जाता है तो भी इसकी प्रत्याखे कह के ही चिकित्सा करनी है पेशेंट की। त्रिरात्रम जीवितम हंति डैश नाम नामद, पूछता है शंकर व्याधि है, ठीक है। फिर देखो चिकित्सा इसकी क्या है, वेरी इजी, 2 ही चिकित्साएं इसकी, शिरोवरेक सेक और विसर्प अनुतर, मतलब विसर्प रोग के समान चिकित्सा करनी है किसकी, शंकर की। शंकर में दोष कौन कौन सा है, रक्त पित्त वायु, ठीक है, वात पित्त और रक्त। आचार्य सुश्रुत कहते हैं शंकर में दोष होते हैं वात पित्त कफ और रक्त, वात पित्त कफ और रक्त। चिकित्सा इसकी क्या करेंगे, शिरोवेचन करेंगे और विसर्प के समान चिकित्सा करेंगे। चिकित्सा इसकी शिरोवेचन करनी है और विसर्प रोग के समान चिकित्सा करेंगे किसकी, शंख की। तो याद रखना है इसमें दोषी प्लूटोमिनस याद रखना है, कौन सी व्याधि के समान चिकित्सा है ये याद रखना है, त्रिरात्रम जीवितम हंति ये लक्षण याद रखना। नेक्स्ट देखिए, ये एक और चीज लिखना, कक्षा मसूरिका रोमांतिका, कमर कक्षा कक्षा मसूरिका रोमांतिका, ठीक है, इनकी चिकित्सा भी कुष्ठ और विसर्प के समान रहती है, तीनों व्याधियों की, कक्षा मसूरिका रोमांतिका, इनकी चिकित्सा कुष्ठ और विसर्प रोग के समान। कक्षा मसूरिका रोमांतिका, इनकी चिकित्सा कुष्ठ और विसर्प रोग के समान। शंकर में क्या किया हमने, शिरोवेचन और विसर्पनाशय चिकित्सा। और देखो अर्धावेदक, अर्धावेदक की चिकित्सा रहती है प्रतिशय नाशक चिकित्सा, अर्धावेदक में प्रतिशय नाशक चिकित्सा करेंगे। अनंतवात की चिकित्सा सूर्यावर्त के समान, अनंतवात की चिकित्सा सेम है सूर्यावर्त, जो सूर्यावर्त की चिकित्सा रहेगी वही चिकित्सा अनंतवात की रहेगी, याद रखना इंपॉर्टेंट है बहुत, लिख लेना। नेक्स्ट वन इज अर्धावेदक, अर्धावेदक मतलब आधा, अर्धा मतलब आधा, भेदक मतलब पेन, आधे सिर में वेन होगा तो उसके लिए क्या कह रहे हैं, रुक्ष अति अध्यशन पूर्ववात अवश्य मैथुन, रुक्ष अनुपान करने से, ठीक है। रुक्ष अति अध्यशन मतलब कि अति का मतलब एक्स्ट्रा जितनी भूख लगी उससे ज्यादा खाना खाने से। नेक्स्ट कह रहे हैं अध्यशन, पहला भोजन बचा नहीं ऊपर से और खाना खा लेने से। पूर्ववात मतलब कि सामने से आती हुई हवा में चले जाने से। व्यवाय मैथुन वेग संधारण व्यायाम कुपित अनल, इन सब कारणों से क्या होता है, वायु प्रकुपित होता है। वायु प्रकुपित होता है किनसे, इन सब कारणों से। केवलम कफो वा अर्धम ग्रहित्वा शिरोसत, कह रहे हैं इन सब कारणों से क्या होगा, वायु प्रकुपित होगा, या फिर केवल कफ, या फिर सिर्फ और सिर्फ कफ, ठीक है। क्या करता है ये, वा अर्धम ग्रहित्वा शिरसत, कफ प्रदेश में जाके स्थान संचय करेगा, तो कफ के साथ मिलकर स्थान संचय करेगा, तो करेगा क्या, सिर प्रदेश में स्थान संचय करके मन्या भ्रू शंख कर्ण अक्षील लाट अर्धे अतिवेदना, इसको पढ़ के समझ आता है किसके लक्षण है, अर्धे, अर्धे मतलब आधे में पेन हो रहा है, ठीक है, आदि नेक आधा भ्रू लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में, मन्या भ्रू शंख कर्ण अक्षील लाट अर्धे अतिवेदना, इन सब रीजन में पेन होगा, किसमें, अर्धावेदक में। पेन कैसा होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, देखो शस्त्र अर्नी निभाम कुर्यात तीव्राम, ऐसा लगता है जैसे सिर को कोई शस्त्र से काट रहा हो, अर्नी से काट रहा हो, शस्त्र के समान, अर्नी के समान तीव्र वेदना होता है, किसमें, अर्धावेदक में। नेक्स्ट कह रहे हैं नेनम वा अथवा श्रोत्रम अति वृद्धो विनाश्येत, अर्धावेदक की कॉम्प्लिकेशन है ये, कभी कभी इतना पेन होता है, ऐसा पेन होता है आंखों की रोशनी तक चली जाती है, ठीक है ना। ये लास्ट टू लास्ट से पूछा था एग्जामिनर ने कौन सी व्याधि में, नैनम वा अथवा नैन या फिर श्रोत्र, श्रोत्र मतलब कान, कानों से सुनाई देना बंद हो जाता है,
या फिर आंखों से दिखना बंद हो जाता है, या फिर दोनों चीजें हो जाती हैं। किसमें? अर्धावेदक में। नैनम व अथवा अतिवृद्धो विनाशेत। चिकित्सा क्या करेंगे इसमें? वातनाशक चिकित्सा करेंगे। वातनाशक चिकित्सा के लिए क्या करेंगे? चतुस्नेह उत्तम मात्रा शिरुवेचनम। चतुस्नेह की उत्तम मात्रा का प्रयोग करना है, ठीक है। चतुस्नेह की उत्तम मात्रा का प्रयोग करना है। और तो और शिरोविरेचन और काय विरेचन करेंगे, नाड़ी स्वेद करना है। घृतम जीर्णम बस्ती। घृतम जीर्णम का क्या मतलब है यहाँ पर? जीर्ण किसको बोलते हैं? पच जाना। पर यहाँ पे घृतम जीर्णम का मतलब है जो घृत पुराना हो गया हो, ठीक है। घृतम जीर्णम से मतलब है जो पुराना घृत हो गया है उसका प्रयोग करेंगे। बस्ती क्रम अनुवासनम, और बस्ती में भी अनुवासन बस्ती का प्रयोग करेंगे। और तो और उपनाह, शिरोबस्ती, दहन, प्रतिशय शिरोगे जब उद्दिष्टम चिकित्सम, और तो जो प्रतिशय नाशक चिकित्सा है उसका प्रयोग करेंगे। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा, इसमें दोष कौन सा है? आचार्य चरक ने क्या बोला? वात या फिर वात कफ के साथ मिलकर, मतलब वात कफ, ठीक है। वात दोष वात कफ के साथ मिलकर तो वात कफ होगा। और तो और आचार्य सुश्रुत ने इसमें बोला अर्थापेदक में दोष है त्रिदोष प्लस रक्त। आचार्य सुश्रुत बोल रहे हैं इसमें त्रिदोष प्लस रक्त, वात पित्त कफ प्लस रक्त। आचार्य सुश्रुत बोलते हैं त्रिदोष और रक्त। आचार्य चरक ने कहा वात और वात कफ। नेक्स्ट देखो, अर्धापेदक के बाद सूर्यावर्त। सूर्यावर्त, सूर्यावर्त से क्या मतलब है? जिस प्रकार सूर्य उगता है ना, तो सूर्य ईस्ट से उगता है, वेस्ट में जाके ढलता है। सेम इसी प्रकार सूर्यावर्त में क्या होता है? सिर के फ्रंटल साइड से पेन होता है और जाता 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 पीछे की ओर, ठीक है, ऑक्सीपिटल रीजन तक जाता है शाम को, और फिर शाम को ठीक हो जाता है। उसी को सूर्यावर्त कहते हैं। देखो इसका निदान क्या है? संधारनाद। संधारनाद मतलब वेग को धारण करने से। अजीर्ण, ठीक है, अजीर्ण आदि। मस्तिष्कम रक्त मारुतो, वो कह रहे हैं संधारनाद वेग को धारण करने से। अजीर्ण आदि, ठीक है, अजीर्ण आदि के कारण, ठीक है। अजीर्ण के जो भी निदान होते हैं उन सब, वो सब निदान से काउंट होंगे। नेक्स्ट वन इज द मस्तिष्कम। मस्तिष्क मतलब सिर प्रदेश में जाके रक्त मारुत, वात और रक्त प्रकुपित होके क्या करेंगे? सूर्यावर्त उत्पन्न करेंगे, ठीक है ना। सूर्यावर्त उत्पन्न कर रहे हैं। दुष्टो दुष्य तस्मा दुष्टम ताभ्याम। ताभ्याम मतलब दोनों की दृष्टि हो रही है, वात और रक्त की। सूर्य उदय अनुशस्तम पाद द्रवम विशंते शना। जैसे जैसे सूर्य उगता रहता है, जब सूर्य पीक में होता है दोपहर के समय, ठीक है, सूर्य सिर पे सेंटर में रहता है, वैसे ही दोपहर के समय सबसे ज्यादा पेन होगा। जैसे सूर्य डलता रहता है वैसे वैसे पेन कम होता रहेगा। ततो दिने दिन, ततो दिने शिरशूलम दिन वृद्धि विवर्धते। धीरे धीरे पेन बढ़ेगा, जैसे दिन डलता है वैसे वैसे पेन कम होगा। लक्षण इंपॉर्टेंट है, पूछता एग्जामिनर कंप्लीट श्लोक उसके लिए है। दिन क्षय तत्व सत्ताने मस्तिष्क परशाम्य थी। जैसे जैसे दिन का क्षय होता है वैसे वैसे वेदना का भी शांत होती है। चिकित्सा इसकी क्या करेंगे हम? सर्पिर उत्तर भक्तिगम, ठीक है। सूर्यवर्ती चिकित्सा क्या है? सर्पी के उत्तर भक्तिगम। मतलब क्या है सर्पी उत्तर भक्तिगम का? क्या मतलब? ठीक है, भोजन करने के बाद घृतपान का प्रयोग करेंगे। भोजन करने के बाद घृतपान करना है, जिसमें सूर्यावर्त में काय शिरोविरेचन, शिरोविरेचन काय विरेचन का प्रयोग करेंगे। मूर्धना त्रिस्नेह धारणम, सिर में त्रिस्नेह का धारण करना है, ठीक है। त्रिस्नेह मतलब कोई 3 स्नेह, घृत पैलवसा, चारों 4 स्नेह नहीं बोल रहे हो। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। मूर्धनि में सिर प्रदेश में एक को धारण करेंगे। उसके बाद जांगल उपनाह घृत शीर सेचनम, अवसेचन कर्म करना है जांगल मासत के द्वारा। उपनाह करेंगे इसी के द्वारा, घृत और शीर के द्वारा। सबसे नीचे देखो, स्यात नावनम, नावन नस्य का प्रयोग करेंगे किसके द्वारा? जीवने शीर अष्टगुण साधितम, ठीक है। मतलब क्या है इसका? जीवने शीर अष्टगुण साधितम का मतलब है जीवनी गण की औषधियों से, ठीक है, 8 गुना दूध मिला के, ठीक है, जो घृत सिद्ध करना है उसका नस्य देंगे। नेक्स्ट देखिए, इसमें दोष बता दिया आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला? त्रिदोष। आचार्य चरक ने बोला रक्त प्लस वायु। लास्ट वन इज द सॉरी अनंतवाद। देखो पहले अनंतवाद। अनंतवाद में आचार्य क्या कह रहे हैं? इसका निदान उपवास, अतिशोक, अतिरूक्ष, शीत, अल्प भोजन। उपवास करने से, ठीक है, बहुत ज्यादा शोक के कारण, अतिरूक्ष आहार के कारण, शीत भोजन के कारण, अल्प भोजन के कारण क्या हो रहा है इससे? वो कह रहे हैं दुष्टा दोषत रहे, इससे वात आदि तीनों दोष पर कुपित होके मन्या च घाटासु वेदना, मन्या प्रदेश
घाटा प्रदेश में, घाटा कहते हैं बैक ऑफ द नेक, ठीक है। मन्या प्रदेश में, ठीक है, मन्या पृष्ठ च घाटासु वेदना, इस प्रदेश में वेदना उत्पन्न करते हैं। और तो और तीव्रा कुर्वन्ति सा च अक्षी भ्रू शंखेषु तिष्ठते, स्पंदनम गंड पार्श्वस्य, गंड प्रदेश में, ठीक है, और पार्श्व प्रदेश में स्तंभन होता है, नित्य रोग अनुग्रह, ये सब मिलता है अनंत रोग में। याद रखना, अनंत रोग में, अनंतवात में, अनंतवात में नित्य रोग मिल रहा है। अर्धा वेदक में क्या हो रहा था, अर्धा वेदक में दृष्टिनाश और श्रोत्र का नाश हो रहा था। नेक्स्ट देखिए, चिकित्सा क्या करेंगे अनंतवात की हम, सो अनंतवात स्तंभ हन्याद शिरा अर्क विनाशने, ठीक है। शिरा अर्क, अर्क कहते हैं सूर्य को, सूर्यावर्त नाशक चिकित्सा करनी है इसमें अनंतवात में। अर्क विनाशन मतलब जो सूर्यावर्त नाशक चिकित्सा बता दी, वही चिकित्सा का प्रयोग करेंगे किसमें, अनंतवात में। सूर्यावर्त नाशक चिकित्सा का प्रयोग करना है हमने अनंतवात में। नेक्स्ट देखो सबसे नीचे, स्नेह स्वेद आदि वातकनम शस्त्रम नस्यते तर्पणम, स्नेहन स्वेदन करम, कौन से, जो वातनाशक, वातनाशक स्नेहन स्वेदन और वातनाशक नस्य और तर्पण कर्म का प्रयोग करेंगे। वातनाशक नस्य तर्पण नस्य ही होगा, ठीक है, तर्पण कर्म करेंगे ऑटोमेटिकली वात का शमन होगा। अब नस्य क्या होता है, फर्स्ट टाइम ऐसा वर्णन आया, नस्य करना है ना, सिद्धि स्थान में बार बार बोल रहे हैं, नावन का प्रयोग करना है, नस्य का प्रयोग करेंगे। इसी चैप्टर में आप तंत्र तानक में प्रथमन नस्य का प्रयोग करना है, अपीन नस्य का प्रयोग करेंगे। तो ये सब होता क्या है, तो इसी चैप्टर में इसी के साथ बनाने लगे जा रहे हमारे को, नस्त कर्म चक्रविद शिरोरोगेशु शस्त्रविद, शिरोरोगों में, ठीक है, बुद्धिमान चिकित्सक बोलते हैं नस्य कर्म करना चाहिए। क्यों, वाई, इसका रीजन बता रहे हैं। दर्शन रीजन में पूछ सकता है एग्जामिनर कि नस्य शिरोरोग में क्यों करते हैं, इसका रीजन क्या है, द्वारम ही शीर्षो नाथा तेन तद व्यापे हंति तान, कि सिर तक जाने का रास्ता नशा ही है। उसके बाद 81 देखिए, नावन अवपीड़ धमापन धूम प्रतिमर्श विज्ञम नस्य कर्म से पंचदा, 5 प्रकार का नस्य कर्म होता है, पुस्तक एग्जामिनर। नस्य के प्रकार 5 प्रकार के, कौन कौन से, नावन अवपीड़न धमापन धूम प्रतिमर्श, ठीक है, श्लोक में बता रहे हैं स्पेसिफिकली, नस्य कर्म तो पंचदा, नस्य कर्म 5 प्रकार के। तो कंप्लीट क्वेश्चन कैसे पूछता है एग्जामिनर कि कर्म अनुसार नस्य कितने प्रकार का होता है, ठीक है, नस्य कर्म तो पंचदा, ठीक है, मतलब कि प्रयोग वेद से या फिर कर्म अनुसार नस्य कितने प्रकार का, 5 प्रकार। आइदर हम नावन कर्म करेंगे या अपीडन कर्म करेंगे या धमापन कर्म करेंगे, धूम कर्म करेंगे या प्रतिमर्श कर्म करेंगे। नेक्स्ट देखो नावन, नावन पर अब सबके फर्दर टाइप्स आएंगे। नावन 2 प्रकार का, ठीक है, अपीडन 2 प्रकार का, धमापन का कोई प्रकार नहीं, धूम हम बढ़कर आए 3 प्रकार का, ठीक है ना, नावन अपीडन धूम धमापन और प्रतिमर्श। नावन कौन कौन से प्रकार, नावनिद स्नेहन शोधन च एव द्विदम नावनम स्मृतम, नावन 2 प्रकार का होता है, कौन कौन सा, स्नेहन और शोधन, नावन 2 प्रकार का, स्नेहन नावन और शोधन नावन। नेक्स्ट देखो अपीडन 2 प्रकार का, शोधन एंड स्तंभन, शोधन और स्तंभन, नावन के 2 भेद, स्नेहन शोधन, अपीड के 2 भेद, शोधन स्तंभन। उसके बाद देखो नीचे, चूर्ण से धमापन तद्दी देहो स्रोत विशोधनम, वो कह रहे हैं स्रोतों का शोधन करने के लिए धमापन नस्य का प्रयोग करेंगे, ठीक है, चूर्ण के द्वारा धमापन करेंगे, ठीक है, किसके लिए काम आता है धमापन नस्य, देह स्रोत विशोधनम, ठीक है, स्रोतों का शोधन के लिए। नेक्स्ट देखिए, विज्ञ त्रिविधो धूम, धूम नस्य 3 प्रकार का होता है, सूत्रस्थान में ऑलरेडी बता दिया है, कौन कौन सा, प्रयोगिक स्नेहिक विरेचनिक। नेक्स्ट देखिए, प्रतिमर्श भवेत स्नेह निर्दोष उभयाकृत, ठीक है, प्रतिमर्श नस्य के लिए क्या कह रहे हैं वो, प्रतिमर्श भवेत स्नेहो निर्दोष, प्रतिमर्श नस्य ऐसा नस्य है जो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं देने वाला होता, निर्दोष, उभयाकृत, उभयाकृत दोनों काम करता है, शमन कर्म भी करता है, शोधन कर्म भी करता है। नेक्स्ट देखो, तद रेचनम कर्म तर्पण शमनम त्रिविधा, फिर कह रहे हैं कि कर्म अनुसार नस्य 3 प्रकार का, कौन कौन सा, विरेचन नस्य, तर्पण नस्य और शमन नस्य। कर्म अनुसार 3 प्रकार का, विरेचन नस्य, तर्पण नस्य और शमन नस्य। अब ये इसी के साथ लिख लेना कि विरेचन नस्य का प्रयोग कहां करेंगे, विरेचन नस्य का प्रयोग कहां करेंगे, विरेचन नस्य का प्रयोग किधर करेंगे हम, कफज व्याधियों में, तर्पण नस्य का प्रयोग करना है वात कंडीशन में, और शमन नस्य का प्रयोग करेंगे पित्त कंडीशन में या फिर रक्तज रोगों में।
पित्तजन्य और या फिर रक्तजन्य रोगों में। नेक्स्ट वन इज द विरेचन नशे का प्रयोग कहाँ कहाँ कर रहे हैं हम, है ना। क्या बताया मैंने, कफ रोगों में करेंगे, वही कह रहे हैं। कफ के कारण क्या क्या हो सकता है, शिर में स्तंभ हो सकता है, स्तंभ, सुप्ति, गुरु आदि। शिर प्रदेश में स्तंभ होगा, सुप्ता होगा, गुरुता होगा, श्लेष्मिक, ये शिरोगदा, ठीक है। या फिर कफज प्रकार के शिरोरोग हो, गद कहते हैं, कद रोग, शिरोरोग या शिरोगद, ठीक है। उसमें हम क्या करेंगे, विरेचन नशे का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखिए, ये ते वातात्मकार होगा, शिर कंप अर्दित आदि शिर तर्पण, तर्पण गर्म नशे का प्रयोग कहाँ करेंगे हम, वात विकारों में। शिर कंप होने पर, अर्दित कंडीशन में, ठीक है, इसमें सिर तर्पण का प्रयोग करेंगे। लास्ट देखिए, शमन का प्रयोग कहाँ करेंगे हम, रक्तपित्त आदि रोगेशु, रक्तपित्त आदि विकारों में शमन कर्म का प्रयोग करें। अब नस्य देना कैसे है, इसके बारे में बता रहे हैं। प्राक सूर्य, मध्य सूर्य वा, सूर्य नस्य देने का टाइम क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। प्राक सूर्य, सूर्य उदय से पहले, ठीक है। मध्य सूर्य वा, या फिर दोपहर को नस्य हम देंगे, प्राक सूर्य, ठीक है, सूर्य उगने से पहले, या फिर मध्य सूर्य वा, ठीक है, दोपहर के समय नस्य देंगे। उसके बाद देखो क्या कह रहे हैं, उतान, उतानस्य शयनस्य, उतान शयन अवस्था में पेशेंट सीधा सोया हो, ठीक है ना, पीठ केवल। प्रतिलंब शिरस, थोड़ा सा सिर उसका नीचे की ओर होना चाहिए, झुका हुआ। किंचित किंचित पाद उन्नत से, पांव थोड़े से उठे होने चाहिए। पांव उठाने के लिए क्या करना है, पांव के नीचे पिल्लो रख दो, ठीक है ना। सिर थोड़ा सा नीचे की ओर होना चाहिए, पांव थोड़े से उठे होने चाहिए। दत्त्यात नासापुटे स्नेहन धर्मन बुद्धिनाम विषय, किस प्रकार से नासापुट में नस्य देना चाहिए। अब कह रहे हैं, देखो श्लोक नंबर 7, क्षण अंगुल्याम नाड़ी धमेत चूर्णम मुखेन च। अब धमापन प्रथम नस्य के लिए, प्रथम नस्य के लिए जो स्रोतो विशोधन करने वाला होता है, ठीक है, जिसको धमापन नस्य भी बोला जाता है, तो चूर्ण का जो देते हैं, तो चूर्ण डायरेक्टली नाश्ते में नहीं दे सकते, चूर्ण को किसी पाइप में डाल के नाश्ता में डाला जाएगा। तो उस नाड़ी की लंबाई कितनी होती है, नाड़ी की लंबाई बता रहे हैं 6 अंगुल, ठीक है। उस नाड़ी की लंबाई बता रहे हैं क्या, हमारे को 6 अंगुल होनी चाहिए। तत् षड अंगुलिया नाड़ियां दमे चूर्ण मुखेन, 6 अंगुल लंबी नाड़ी का प्रयोग करेंगे। देखो 113 114 हमने पढ़ा था, गर्भिणी को नस्य नहीं देना है ना। तो कौन बताएगा गर्भिणी को नस्य देने से क्या होता है। गर्भिणी को नस्य देने से क्या कंडीशन होती है, याद नहीं है। भाविका क्या हुआ गर्भिणी को नस्य देने से, सर याद नहीं है। नहीं भाविका सॉरी, और कौन क्लास में, दीक्षा, गर्भिणी को नस्य देने से क्या होगा, आप बताओ। गर्भ स्तंभ है, कान कुणी पक्षत पीठ सर्पी, ये सब होता है गर्भिणी को नस्य देने से। गर्भ स्तंभ, कान कुणी पक्षत पीठ सर्पी, जितना मर्जी अच्छे से पढ़ लो, याद हो जाए, रिवाइज ना करो भूल जाता है। तो क्या कह रहे हैं, गर्भिणी को नस्य नहीं देना है, देने की जरूरत पड़ गई, लेकिन ऐसी कंडीशन है गर्भिणी को नस्य देना ही देना है, तो किससे देंगे, तो उसके लिए कह रहे हैं हमारे को, देखो तत्र वातहर सर्वो विधि स्नेहन ब्रह्मण स्वेद आदि, सारे के सारे वातनाशक विधि के द्वारा नस्य देंगे, ठीक है। घृत शीर गर्भिणी विशेष और नस्य देना है, आइधर औषधि को घृत में सिद्ध कर लेंगे, या फिर शीर के द्वारा, आइधर घृत के द्वारा या शीर के द्वारा नस्य देना है, इससे अलावा नस्य नहीं देना। नस्य देने से गर्भिणी को क्या होता है, गर्भस्तंभ, कान कुणी पक्षत पीठ सर्पी। उसके बाद देखिए नंबर 115, तिमिर, तिमिर के बारे में यहाँ बता रहे हैं, ज्वर शोक, ज्वर शोक अतितप्ता नाम तिरिर तिमिर मध्य पश्यतु। यहां पे वो कह रहे हैं, यदि कोई ज्वर से पीड़ित है बहुत,
ठीक है, या फिर किसी को शोक हो रखा है, ठीक है, ज्वर शोक। फिर कह रहे हैं अतितप्ता नाम का मतलब यहाँ पे पीड़ित है, कोई ज्वर से संतप्त है या फिर शोक से संतप्त है। मद्यपय से, या फिर किसी ने मद्यपान किया है, उसमें नशे दे दिए जाए तो तिमिर हो जाता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, तिमिर का निदान बता रहे हैं। ज्वर शोक संतप्ता नाम मद्यपय से तू, इन 3 कंडीशन में यदि नशे दिया जाए तो तिमिर होता है। तो चिकित्सा क्या करेंगे हम तिमिर की? रूक्षे शीत अंजन लेप पुटपाक, रूक्षण कर्म करेंगे। इस अवस्था में रूक्षण कर्म करना है, शीतल अंजन का प्रयोग करेंगे, लेपर कर्म करेंगे और पुटपाक कर्म करना है। ठीक है, अब देखो 116 क्या कह रहे हैं यहाँ पे? स्नेहनम शोधनम च एव द्विविधम नावन, मतलब हम पढ़ के आए थे नावन नस्य 2 प्रकार का, स्नेहन और शोधन। फिर हमने कहा था प्रतिमर्श नस्य दोनों काल करता है, उभय अर्थ कृत, है ना? तो वह वो बोल रहे हैं प्रतिमर्शस्तु नस्यार्थम करोति नाच दोषवान नस्त स्नेह अंगुली। प्रतिमर्श नस्य कैसे देंगे हम? नस्त स्नेह अंगुली दद्यात् प्रतिमर्श सदा। प्रतिमर्श नस्य के लिए अंगुली को स्नेह में डुबोकर उस स्नेह को नासापुटक में डालते हैं। प्रतिमर्श नस्य प्रतिनिशितु सर्वदा, प्रतिमर्श को नस्य को बोल रहे हैं प्रातः निशितु सर्वदा। प्राति मतलब दिन, निशि मतलब रात, चाहे दिन में रो चाहे रात में दो, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं करता। कौन? प्रतिमर्श नस्य। फिर कह रहे हैं प्रतिमर्श स धारिकृत, और तो ये दृढ़ता उत्पन्न करता है किसमें? इंद्रियों में, शरीर में दृढ़ता उत्पन्न करने वाला होता है। कौन? प्रतिमर्श नस्य। क्रोति नाच दोषवान, ना ही दोषों को प्रकोपित करता है। ठीक है, दृढ़ता उत्पन्न करता है सिर प्रदेश में, शरीर में और इंद्रियों में, क्योंकि आंख नाक कान जीवा ये सब सिर प्रदेश में ही रहती हैं इंद्रियां। और प्रतिमर्श प्रातः निश्चित सर्वदा, सुबह दो शाम को दो, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं करेगा। क्या है वो? प्रतिमर्श नस्य। सर बार बार बोलता रहता हूं मैं ये, ठीक है। सर्वकाल दे यापन बस्ती रहती है, सर्वकाल निरत्य मात्रा बस्ती है, निर्दोष उभयार्थ कृत प्रतिमर्शन से है, प्राथा निश्चित सर्वदा भी प्रतिमर्शन से है। लिख लिया? सर्वकाल दे फर्स्ट चैप्टर में भी लिखवाया था आपको। सर्वकाल निरत्य मात्रा बस्ती, निर्दोष उभयार्थ कृत प्रतिमर्शन से, ठीक है। प्राता निशितु सर्वदा प्रतिमर्शन से, यहाँ चैप्टर कंप्लीट हुआ।